हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देख रहे थे 2022 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आए हैं और कैसे हम यहाँ पर उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं आपके पास। ठीक है, जेनेटिक का सबसे पहला क्वेश्चन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया है। ठीक है, यहाँ पर आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगेन आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो है यहाँ पर जेनेटिक का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको मॉर्फिन की संरचना के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पर किसके बारे में, कॉमन सेलिज्म के बारे में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके, और क्या यहाँ पर म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट आपने बात की है एचआईवी वायरस के बारे में यहाँ पर। चलिए, तो जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें आपसे पूछा गया था एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आरेख खींचिए। आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में कहा गया था कि आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, साथ ही साथ इसके बारे में आपको बताना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो आपने कहा कि जब हमने कल बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था कि ये क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके, डीएनए और आरएनए के। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका डीएनए और आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। तो क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन, जिसे आपने क्या कहा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा। ठीक है, इनमें से आपको करना क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आपको क्या बनानी है, संरचना बतानी है, और ये बताना है किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। चलिए, अब हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जिस प्रकार से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, वैसे ही हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो आपने क्या कहा था कि हमने यहाँ पर जो एक कोशिका होती है, कोशिका की संरचना हमने देखी थी। हमने कहा था कि माना कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कोशिका भी किन्हीं चीजों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, वैसे ही जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर देखिए, आपने कहा सबसे पहले पेंटोज शुगर की हमने बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, पेंटोज शुगर की। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। अब शुगर मॉलिक्यूल भी अलग अलग थे। आपने कहा अगर राइबोज है तो आरएनए की बात आपने की थी, डीऑक्सी राइबोज है, के अलावा फॉस्फेट ग्रुप आपके पास आ जाता है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस आपके पास आते हैं। ठीक है, डीएनए के कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन है जिसे ए से आपने दिखाया, साइटोसिन है जिसे सी से दिखाया, ग्वानिन है जिसे जी से दिखाया, थाइमिन है जिसे टी से दिखाया। आरएनए में क्या चेंज आ गया है, थाइमिन के बदले यहाँ पर आपका यूरेसिल आ गया है। तो कंप्लीट है इतनी बात। चलिए, अब यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि 5 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास ही आया है, 5 नंबर इजीली आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको कहा गया एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभाविता का नियम क्या है। जिसे आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं आप इसे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है, मैं प्रभाविता के बारे में, प्रभाविता का नियम क्या कहता है। आपने कहा कि जो आपने मेंडल के लॉज पढ़े थे, तो मेंडल्स के लॉ में सबसे पहला लॉ आपके पास ये आया था। दूसरा आपके पास आया था पृथक्करण का नियम। चलिए, सबसे पहले हम ये वाला लॉ डिस्कस कर लेते हैं, पृथक्करण के लॉ पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले पहला लॉ देखते हैं। तो पहले लॉ में
मेंडल ने हमें 3 लॉ दिए थे। इन लॉ के द्वारा हमने जाना था कि कैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट्स को लिया था। 2 प्लांट्स को लिया। अब 2 प्लांट्स को जब इस प्रकार से लिया गया है, एक प्लांट ये आया था, दूसरा प्लांट था ये वाला। अब दोनों में डिफरेंस क्या आपने देखा, आपने कहा ये तो लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखा ये दोनों जो पौधे थे ये मटर के ही पौधे, ठीक है, एक इनमें से लंबा था, एक इनमें से कैसा था, बौना था। मेंडल ने कहा दोनों पौधे जब मटर के हैं तो ऐसा क्यों है कि इसकी हाइट जो है वो छोटी रह गई और इसकी हाइट क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। मेंडल ने कहा क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करा दें, और क्रॉस करा दें तो हमें जो नई पीढ़ी मिलेगी उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा। क्या जो हाइट है वो बीच की हाइट आएगी इसकी और इसके बीच की हाइट आएगी, या फिर क्या यहाँ पर देखने को रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्रॉस कराया गया है। ठीक है, अब क्रॉस कैसे कराया गया है, सिंपल सी बात है, क्रॉस यहाँ पर क्या हुआ होगा, पॉलिनेशन हुआ होगा। पॉलिनेशन यानी जिसे आप क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, परागण की प्रक्रिया हुई इन दोनों के बीच में। कैसे हुई परागण की प्रक्रिया, आपने कहा कि जो फूल है यहाँ पर, जो यहाँ पर स्टिग्मा है इस प्रकार से, ये था। ठीक है, एक ये इसका फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि यहाँ पर स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो, इसीलिए हमने इसके क्या निकाल दिए हैं, यहाँ पर इस फूल के हमने क्या निकाल दिए हैं, स्टेमन निकाल दिए हैं। ठीक है, इसके जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन होंगे, इसके जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन होंगे, ये पॉलन ग्रेन अब कहाँ चले गए हैं, यहाँ पर चले गए हैं। तो इस पौधे और इस पौधे के बीच में आपने पॉलिनेशन करा दी है। आपने यहाँ पे आपने क्या करा दी है, पूरी बैगिंग करा दी है। बैगिंग कराई तो ये पूरी प्रोसेस जो कि आप पढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट यहाँ पर बना और बीज आपके पास आ गया है, परागण की प्रक्रिया हो गई है, आपके पास क्या आ गई है, पहली पीढ़ी आ गई है। पहली पीढ़ी में आपके पास कितने पौधे आए हैं, 4 पौधे आए हैं। हम जानते हैं ये पहली पीढ़ी आपके पास कैसे आई है, जब यहाँ पर पॉलिनेशन बना, जब आपके पास क्या आए हैं, बीज आए हैं, और इन बीजों को आपने बोया। ये बीज क्या है, इन बीजों को जब आपने बोया तो आपके पास 4 अलग अलग प्रकार के 4 क्या है आए हैं, पौधे आए हैं। 4 आपके पास 4 बीज आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 बीज यहाँ पर बने हैं। आपने जब चारों बीजों को बोया तो आपने क्या देखा, इनकी हाइट कैसे थी, आपने इनकी हाइट तो बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, आपने कहा इस वाले प्लांट के बराबर है। देख रहे हैं आप लोग, ये टॉल प्लांट है, तो ये सारे ही कैसे प्लांट आपके पास आए हैं, टॉल प्लांट आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक ही कैरेक्टर देखने को मिला है। जनक आपके पास 2 थे 2 जनक आपके पास, जनक आपके पास 2 थे, और 2 जनक कौन कौन से थे वो,
एक तो लंबा पौधा है, एक तो आपके पास जो जनक है वो लंबा पौधा है, और दूसरा जो जनक है वो आपके पास बौना पौधा है। जनक तो आपके पास दो आए हैं, लेकिन पहली पीढ़ी में जिसे आप क्या कह रहे हैं, F1 जनरेशन कह रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ एक ही जनक के कैरेक्टर दिखाई दिए हैं। क्या कहा आपने? आपने कहा ये जो जनक है ये प्रभावी है, ठीक है, क्योंकि पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनक के कैरेक्टर आ रहे हैं, और जिस जनक के कैरेक्टर आ रहे हैं उसे आपने क्या कहा, प्रभावी निरूपण है। ये आपको समझने के लिए, इतनी बात समझिए। अब हम वो करेंगे जब हम क्रॉस करते हैं। हम बेसिकली करते क्या है, जब भी आपको क्रॉस कराया जाता है आपने फटाफट से क्रॉस किया बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम देखिए, उसके बाद हम क्रॉस करके देखते हैं क्या आपके पास अलग अलग रेशियो आए हैं। चलिए, तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम क्रॉस करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने क्रॉस काफी बार किया हुआ है, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है प्रभाविता का नियम आपका क्या कहता है। क्योंकि 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आया है, इसीलिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में अपना आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये बताना है प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब आप एक कैरेक्टर, एक गुण को लेकर के क्या करा रहे हैं, दो पौधों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो वो है आपका एक संकर क्रॉस। तो इसके साथ आपने कहा कि द्विसंकर क्रॉस में क्या होगा फिर। देखिए, एक संकर क्रॉस तो आपने देख लिया है, वो है हाइट यानी कि लंबाई का, जिसमें आपने पहले क्रॉस हम कर लेते हैं, ठीक है। आपने कहा दो प्लांट हमने लिए थे, आपने कहा था ये है टॉल, जिसे आपने क्या कहा, टॉल कहा। फिर आपने कहा यह है ड्वार्फ, जैसे आपने बौना कहा, ठीक है। पेरेंट है ये। अब यहाँ पर आपने क्या कहा कि गैमीट बने होंगे। जब गैमीट बने होंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ होगा। पॉलिनेशन जब हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजल्ट आया। और जिसमें आपने कहा ऑल टॉल, ऑल टॉल आपने यहाँ पे बात की थी, ये आपके पास F1 जनरेशन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब ये रिजल्ट आया मेंडल के पास कि उन्होंने एक लंबे पौधे को लिया था, एक बौने पौधे को लिया था, लेकिन उनको कंफ्यूज हो गए। पॉसिबल हुआ कि सिर्फ एक ही जने के गुण आए हैं, दूसरे के क्यों नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, तो क्या रीजन था नहीं आने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब आपने सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट को लेकर के दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया है, और F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक के गुण आए हैं, तो जिस जनक के गुण आपको पहली पीढ़ी में दिखाई दिए हैं या उस संतति में दिखाई दिए हैं, वो आपका क्या होता है, प्रभावी जनक होता है। तो क्या कहेंगे आप, कौन है आपका प्रभावी जनक, ये आपका है प्रभावी जनक। और जिस पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं वो पहली पीढ़ी में नहीं आए, वो है अप्रभावी जनक। और इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाव बता रहा है कि कौन सा जनक यहाँ पे प्रभावी होगा, कौन सा जनक यहाँ पे अप्रभावी होगा। इतनी तो बात क्लियर है आपको, ये आप जानते भी हैं। इसके बाद जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो यही नहीं रुका, उन्होंने कहा कि देखते हैं कि जो कैरेक्टर है, कौन से कैरेक्टर है, जो अप्रभावी जनक का कैरेक्टर है वो कहाँ गया। उन्होंने फिर इसके लिए सेल्फ क्रॉस कराया था, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। सेल्फ क्रॉस में आपने क्या देखा, F1 जनरेशन को लेते हैं, ये है आपकी F1 जनरेशन, ठीक है। गैमीट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग प्रकार के गैमीट देखने को मिलेंगे। और फिर आपके पास F2 जनरेशन जब आए तो F2 जनरेशन में आपने देखा कि एक प्योर टॉल है, दो हाइब्रिड टॉल है, दो आपके पास हाइब्रिड टॉल है, और एक आपके पास क्या है, प्योर ड्वार्फ है। क्लियर है इतनी बात, प्रभाविता का नियम यही आपका कहता है। इसके अलावा प्रभाविता के नियम में अब आपके पास आता है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जो आपका जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है।
अभी तक आपका जो आंसर है वो क्लियर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आया है। ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट बहुत बार होता है। आपने 1 नंबर में देखा, 2 नंबर में देखा, और सिंपली आप 1 और 2 नंबर में यही सारी चीजें करते हैं जो कि अभी तक हम कर चुके हैं। तो 5 नंबर में आप और क्या लिखेंगे? ठीक है, 5 नंबर में आपको इस नियम के अपवाद भी बताने हैं। क्लियर है? क्या अपवाद बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पर कोडोमिनेंस के बारे में बताएंगे, सह प्रभाविता के बारे में बताएंगे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताएंगे, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद हम इस नियम के जो आपके अपवाद आते हैं वो देखें। चलिए तो करें इस नियम के जो आपके एक्सेप्शन आते हैं, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास अपवाद आता है वो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। सबसे पहले इसका जो एक्सेप्शन आता है वो है अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें आप बात करते हैं 4 o'clock प्लांट की। इसमें आपने क्या किया था, जल्दी से देखेंगे यहाँ पर अपवाद जो हमारे में क्या कहा था। आपने कहा था 4 o'clock प्लांट में जब आपने रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्या किया, क्रॉस कराया। एक रेड कलर का अलग अलग प्लांट है, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, एक पौधे में दोनों क्या है 4 o'clock प्लांट है। ठीक है, मेरा बिलस जला पाए। इसमें रेड कलर के फूल आ रहे थे, इसमें व्हाइट कलर के फूल आ रहे थे। अब ये आपके पास क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, जैसे कि हम बना रहे हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए था आपका, प्रभाविता के नियम के अनुसार आपकी जो F1 जनरेशन आनी चाहिए थी वो क्या आएगी, आपने कहा कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो क्या आना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो कैरेक्टर आना चाहिए था वो प्रभावी जनक का आना चाहिए था, दैट इज रेड। प्रभावी जनक है रेड, क्योंकि हमने कैपिटल में शो किया है, लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर आया आपने कहा ऑल पिंक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो कैरेक्टर आपके पास आया है वो मिड वाला, आप कह सकते हैं कि बीच वाली स्थिति आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाली स्थिति इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर ये प्रभावी जनक तो है, लेकिन ये अपने प्रभाव को जब ये क्या था हेटेरोजाइगस कंडीशन में था तो फुली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आया समझ में? तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि ये अपने आप को पूरा एक्सप्रेस तब करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो खुद को आधा ही एक्सप्रेस कर पाए। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर ये वाला आपके पास रिजल्ट आया है तो इसका भी ये जो एक्सपेरिमेंट होता है आगे भी हुआ सेम वही। क्या किया गया, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, दोनों की क्या बने यहाँ पर गैमीट बने हैं, ये गैमीट। अब क्रॉस कराया गया तो आपके पास F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आपका जो रिजल्ट आया है वो देखिए, ये है आपका रेड, ये दो आपके क्या है पिंक है, और ये आपका क्या है व्हाइट है। ठीक है, ये आपका व्हाइट है। अब मैं आपसे कहूं, अगर ध्यान रखिए, इस रेशियो को ध्यान में रखिए, और इस रेशियो को अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ये किसका रेशियो, आपका अपूर्ण प्रभाविता का, जो यहाँ पर प्रभाविता का नियम है आपका, इसका जो एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता है। प्रभावी तो है जनक, लेकिन कैसा है, अपूर्ण है। अब यहाँ पर मेंडल ने क्या कहा कि यहाँ पर पिंक कलर अगर आ गया है तो रेड और व्हाइट कहाँ गए, ये देखने के लिए मेंडल ने फिर से क्या किया था, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराया था F1 जनरेशन में। अब उन्हें क्या देखने को मिला, एक तो रेड था, एक कैसा है प्योर रेड है। ठीक है, देखिए एक तो प्योर रेड है, दो क्या है प्योर पिंक है, और एक क्या है प्योर व्हाइट है। क्या कहेंगे, ये जीनोटिपिक रेशियो है या फिनोटिपिक रेशियो आपका? और मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका जीनोटिपिक रेशियो होता है या फिनोटिपिक रेशियो होता है, आपका आंसर होना चाहिए दोनों। क्योंकि अगर हम देखें जीन की स्थिति के आधार पर देखें तो एक प्योर रेड है, सही बात है, दोनों क्या है आपके प्योर पिंक है, ये भी सही बात है, और ये आपका प्योर व्हाइट है तो ये भी क्या है सही बात है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं?
या क्वेश्चन आपको कैसे भी जो लैंग्वेज है उसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। तो ये जो आपका पहला अपवाद है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर एक्सेप्शन आता है वो है सह प्रभाविता का, जिसमें आप ब्लड ग्रुप आपके पास एग्जाम्पल आता है और ये आप खुद घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, होमवर्क यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है द्विकुंडली डीएनए की संरचना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए के आपको साइलेंट फीचर्स बताने हैं, सारे वही फीचर्स है, डीएनए किस चीज से मिलकर के बना है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीएनए कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। चलिए नेक्स्ट आपके पास ये जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आवर्तबीजी पौधों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व भ्रूण कोश के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका अच्छा ये है क्योंकि आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपको बताना क्या है यहाँ पर, आपको कहना है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डेवलपमेंट फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपको क्या करना है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है ये बताना है। किसमें किसमें बताना है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बताएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आता है क्योंकि हमारी क्लास का टाइम होने वाला है, इस क्वेश्चन में हमारा अच्छा टाइम यहाँ पर लगेगा। तो क्योंकि हम चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग स्टेजेस आपको दिखाई गई हैं और आपको बताया गया है कि कैसे यहाँ पर मैच्योर एम्ब्रियो बन गया है। ये वाली इमेज बार बार बनाते हैं हम जब हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की, लास्ट में बनाते हैं। अब आपको ये बताना कि ये जो सेल स्टेज है ये कैसे आई है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, एक बार आप पढ़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस क्वेश्चन को और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िए, आपके पास क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन में आपको अथवा में क्वेश्चन आया है आपका, या तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आप ये वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें आपसे कहा गया है नामांकित का केवल नामांकित चित्र बनाइए। आपको सिर्फ यहाँ पर डायग्राम बनाना है। क में कहा गया परिपक्व लघु बीजाणु मैच्योर माइक्रोस्पोर। पहली इमेज आपको मैच्योर माइक्रोस्पोर की दिखाई दी है, ठीक है। क्या क्या दिखाई दिया इसमें, एग्जाइन है, एंटाइन है, वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है। क्या काम होता है चारों को ये बताना है आपको। आप क्वेश्चन नोट करते रहिए। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में दोनों में से गैमेट कौन बनाएगा, यहाँ पर मेल गैमेट, ये बताइए। जो आपकी यहाँ पर एग्जाइन होती है कि एग्जाइन आपकी ऐसी होती है या फिर एग्जाइन आपके बीच बीच में टूटी हुई होती है, ठीक है। किस चीज से मिलकर के बनी होती है एग्जाइन। चलिए सेकंड आपका जो ख में आपसे पूछा गया है वो है पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाते हुए स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट बनाइए, यानी कि एलएस ऑफ टेस्टल शोइंग पैच शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ये आपकी जो थर्ड वाली इमेज है ये वाली इमेज है, ठीक है। जो आपका क वाला है ये वाली इमेज की बात यहाँ पर की गई है। क वाला ये है, ख वाला ये है। आपको क्या बताना है इसमें, आपको इस इमेज में बताना है कि जो पिस्टिल है एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। आपको पराग नलिका की ग्रोथ के बारे में बताना है, बहुत इजी है, ठीक है इजी। हम बार बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। और ग वाले पोर्शन में आपको शुक्र जनन नलिकाओं का आरेखीय काट बताना है, यानी कि सेक्शन ऑफ व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाना है। चलिए तो देखा आपने जो क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास आया था दोनों ही इजी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी बहुत इजी है, कंपैरिजन करेंगे अगर तो ये ज़्यादा इजी आपको पड़ेगा क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको सारे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार ही आपके पास ये क्वेश्चन और में आ गया है तो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास ये क्वेश्चन और में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो क्वेश्चन है वो देखते रहेंगे। ये हमने जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल आपने 30 क्वेश्चन देखे हैं किस प्रकार से आए हैं। तो आप आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नया क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से वहाँ पर आए हैं और रिपीट हुए हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।